नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मॉनसून देश की दहलीज पे खड़ा है। मौसम विभाग एल निनो की बात कह रहा है। सरकार राज्यों से तैयारी करने को भी कह रही है। उनका कहना है कि राज्य बीजों की कमी ना होने दें। ऐसे में खरीफ सीजन के लिए बीजों की कैसी स्थिति रह सकती है, सीड्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ हेड के ज्ञानेंद्र शुक्ला। मिस्टर शुक्ला, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि मॉनसून में अब बहुत देर नहीं है। हफ्ते 10 दिन में माना जा रहा है कि हम इसका ऑनसेट केरला में होता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद इसकी स्पीड किस तरह की रह सकती है उसको लेकर थोड़ी सी असमंजस यहां पर जरूर है। लेकिन अब तक जब तक हम देखते हैं कि मई के महीने का अंत होता है, ज्यादातर सीड्स की खरीदारी, डिस्ट्रीब्यूशन सब हो चुका होता है। एज ऑफ नाउ आप कैसी स्थिति देखते हैं खरीफ के सीड्स को लेकर? देखिए, खरीफ की सीड की स्थिति को लेकर मैं ये कहता हूं कि सीड की कोई समस्या नहीं है। जितना भी सीड किसानों को चाहिए वो सारा बाजार में उपलब्ध है। थोड़ी देरी हुई थी कुछ फसलों में, जैसे मक्के का बीज थोड़ा लेट आया, कपास का बीज लेट आया, बट कोई बड़ी समस्या नहीं है इस समय। पिछले साल मिस्टर शुक्ला, कॉटन को लेकर कुछ चिंताएं थी, पैडी की फसल को लेकर भी थी। यहाँ पर सीड क्वालिटी आप कहेंगे ठीक है? सीड क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ी मात्रा कम हुई थी, लेकिन सीड इंडस्ट्री जो है ज्यादातर क्या करती है, थोड़ी बहुत इन्वेंट्री कैरी करती है पिछले साल से। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मिस्टर शुक्ला, ऑफ कोर्स पिछला एक साल अगर हम देखें, या रबी टू खरीफ या खरीफ टू खरीफ भी अगर देखें, तो पिछले एक साल में हमने देखा है कि बहुत सारे कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन होता यूजुअली यही है कि जो कॉटन का किसान है वो कॉटन ही बोता है, जो मक्के का है वो मक्के में ही जाता है। क्या वही ट्रेंड्स हम इस बार भी यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, किसान जो है फसल का निर्धारण उसको मूल्य क्या मिलने वाला उसके समय पे करता है। तो इस समय फसल का मूल्य क्या है, आगे क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे फसल का निर्धारण करता है। तो इस समय अगर देखा जाए तो क्योंकि सभी कमोडिटीज के मूल्य जो हैं एवरेज से अच्छे ही हैं, कम हो गए हैं बट फिर भी फार्मर के लिए फेवरेबल हैं। तो इसलिए इस समय ये कह पाना कि ये फसल ज्यादा लगेगी, बीज ज्यादा लगेगी, मुझे लगता है कि बारिश के समय के अनुसार और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन आगे चल के कैसे होता है उसके बेसिस पे फसलों का थोड़ा बहुत एरिया कम ज्यादा हो सकता है। एक तो तरीका होता है सीड देने का, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि राज्य सरकारें भी यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराती हैं, और उसके बाद हाइब्रिड सीड्स हैं, हाई क्वालिटी सीड्स भी हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन सबका मार्केट शेयर? देखिए, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री जो है, जिसको हम संकर बीज बोलते हैं हिंदी में, वो करीब करीब $3 बिलियन का है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ने का इसका कारण ये है कि हाइब्रिड बीज का जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उसको फार्मर की उपज, हमेशा फार्मर कोई भी बीज खरीदता हो हमेशा कितनी उपज आएगी, कितना फायदा मिलेगा, उसके हिसाब से खरीदता है। तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड बीज बनाने का जो तरीका है उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उपज ज्यादा आती है। हम बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। उस वजह से किसानों का रुझान उसी तरफ ज्यादा रहता है। बट कुछ फसलें ऐसी हैं जहाँ पे हाइब्रिड उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे किसान जो है अपना जो हम OPV बोलते हैं, जो सेव्ड सीड होता है, उसको भी लगाता है। ये साल मिलेट्स का साल भी कहा जा रहा है और खरीफ में कुछ एक मिलेट्स भी यहाँ पर बोई जाएंगी। कैसे देखते हैं आप उस सीड की डिमांड? देखिए, जब मिलेट की बात आती है तो कॉमन लोगों को तो यही होता है, ज्वार और बाजरा को ही हम मिलेट मानते हैं, और यही दो बीज हैं जिसका सीड इंडस्ट्री के पास बीज रहता है। बाकी जितने भी जिनको हम माइनर मिलेट बोलते हैं, छोटे अनाज बोलते हैं, वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के पास सीड है। तो ज्वार और बाजरा के सीड की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट जितना भी चाहिए किसानों को मिलेगा, और इस समय थोड़े मूल्य भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है अगर मौसम का साथ रहा तो इस बार ज्वार का तो नहीं बोल सकता हूँ ज्यादा, लेकिन बाजरे का क्षेत्र बढ़ने की पूरी उम्मीद है। साथ ही जैसे आपने मौसम की बात करी और एल निनो की चिंता यहाँ पर बनी ही हुई है, माना यह भी जा रहा है कि जून की जो बारिश है वो थोड़ी कमजोर होगी, जुलाई अच्छा हो सकता है, और एल निनो अगस्त में यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है बारिश को। अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर सीड इंडस्ट्री इस मानसून सीजन को कैसे देख रही है? देखिए, सीड इंडस्ट्री को भी थोड़ी चिंता होती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पिछले 50 सालों में जो हमारे यहाँ सिंचित एरिया होता था वो करीब 10-15% होता था, वो बढ़ के 55% हो गया है। तो अगर हम देश के लिए देखें तो समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है क्योंकि हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब मानसून थोड़ा आगे पीछे होता है, कम ज्यादा होता है, तो फसलों का एरिया कम ज्यादा हो जाता है। बट
मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए कुछ दिन देर होने से। अगर समस्या तब आएगी जब मानसून एक बार आ गया और उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया, उस समय ज्यादा फसलों का नुकसान होता है। कुछ क्षेत्र है हमारे देश में, जैसे रायलसीमा है, सौराष्ट्र है, विदर्भा है, आपका मराठवाड़ा है और राजस्थान का कुछ एरिया, ये ज्यादा सेंसिटिव है बारिश के मामले में, और इसी वजह से यहाँ पे उस तरह की फसलें किसान ज्यादा लगाते हैं जो कम पानी में लग सके। हम्म। जहां तक इनपुट कॉस्ट की बात होती है, सीड कोई बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट के हिसाब से नहीं देखा जाता। इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। लेकिन अगर सीड्स को भी देखें मिस्टर शुक्ला, तो ईयर ऑन ईयर अगले पिछले 4-5 सालों की अगर बात करें तो किस तरह से सीड के प्राइसेस भी बढ़े हैं? देखिए, सीड के प्राइस का जो निर्धारण होता है, क्योंकि सीड एक कमोडिटी की तरह होता है। अगर हम एक आदमी को सीड दिखाएं तो वो कमोडिटी की तरह ही दिखेगा। जिस तरह से कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं उस हिसाब से सीड के प्राइस भी बढ़ते जाते हैं, बिकॉज आपको फील्ड में ही प्रोड्यूस करना है और जिन किसानों के साथ आप सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको भी हमें इनकम देनी पड़ती है। तो सीड जो है नॉर्मली कमोडिटी प्राइस के ट्रेंड के साथ चलता है। उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं रिसर्च वगैरह के कंपनियों के। लेकिन सीड अगर आप टोटल खेती का खर्चा देखें, अगर 1 एकड़ में किसान 100 रुपए खर्च करता है तो सीड का खर्चा जो है 5 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सीड एक ऐसा इनपुट है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। आप कितना भी अच्छा हर्बिसाइड डाल लीजिए, पेस्टिसाइड डाल लीजिए, कितनी भी खाद डाल दीजिए, कितना भी लेबर लगा लीजिए, लेकिन अगर सीड अच्छा नहीं है तो आपको फसल नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीड सबसे कम खर्चे वाला इनपुट है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनपुट है। और मेरी तो हमेशा किसानों से जब भी मैं मिलता हूँ यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप अच्छे सीड पे ध्यान दो। जितना अच्छा सीड लगाओगे उससे आपका जो बाकी 95% का खर्चा है उसका भी सदुपयोग हो जाएगा, नहीं तो वो सारा बेकार चला जाता है। माना यह जाता है मिस्टर शुक्ला कि अब जिस तरह के नंबर्स हैं, इंडिया वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी मार्केट है सीड्स के हिसाब से, और काफी हद तक जो एक्सपोर्ट्स हैं या ग्लोबल जाने की बातें हैं वो काफी स्ट्रांगली यहां पर होने लगी हैं। कैसे देखते हैं आप ये ग्रोथ, और जिस तरह के मेजर्स, पॉलिसीज एज ऑफ नाउ है सरकार की तरफ से, उनका कितना असर है? देखिए, सीड में पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अपने देश की पॉलिसी और जिन देशों में बीज जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान मुझे लगता है कि भविष्य में एक्सपोर्ट का भी काफी काम कर सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ जो सीड रिसर्च की जा सकती है उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सीड कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में काफी पैसा रिसर्च में खर्च कर रही हैं और अमूमन जो है 5 से 10% अपने रेवेन्यू का खर्चा रिसर्च पे कर देती हैं कंपनियां। तो सीड एक ऐसा इनपुट है जिस हिसाब से हमारे देश में जमीनें कम हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो किसानों को अपनी वर्टिकल यील्ड जिसको हम बोलते हैं कि एक खेत से ज्यादा उपज लेनी पड़ेगी। सीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सीड इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसका फ्यूचर भी अच्छा है। हाँ, जरूर है, इसमें पॉलिसी का सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे गवर्नमेंट को R&D में सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी नई तकनीकें हैं जिसके हिसाब से हम अपनी उपज में स्टेप जंप ला सकते हैं। अपने बीमारियों के जो खर्चे होते हैं उसमें पेस्टिसाइड का खर्चा कम कर सकते हैं। हम ऐसे भी सीड डेवलप कर सकते हैं जो कम पानी में भी अच्छे हो सकें। उसके लिए बहुत सारी, हम जिसको बोलते हैं जीनोमिक्स, जीन एडिटिंग, फिनोमिक्स, बहुत बहुत तरह की आधुनिक तकनीकें अवेलेबल हैं इस समय पूरे विश्व में। अगर हमें उनको देश में लाना है तो हमें अपना जो है कंपनियों को जो IPR प्रोटेक्शन चाहिए होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जो कंपनियां वास्तविक रूप से रिसर्च में खर्च कर रही हैं उनके 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 पेटेंट के, उनके रिसर्च का जो उनका खर्च होता है उसको बचाने के लिए तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स सरकार का सपोर्ट तो यहाँ पर चाहिए। मुझे याद भी है बजट के बाद सीड इंडस्ट्री ने आकर कहा भी था कि उनको बजट से यहाँ पर फिलहाल कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आया है। एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर काफी स्ट्रांग थी और वही बात फिर से यहाँ पर दोहराती भी हुई। मिस्टर शुक्ला, ओवरऑल सीड इंडस्ट्री के आप नंबर्स कैसे देखते हैं? क्योंकि हमें याद है 2022 में कुछ $6 बिलियन जैसी इस इंडस्ट्री को आंका गया था और ये भी कहा गया था कि 2028 तक $12 बिलियन तक बनने की ये इंडस्ट्री एक स्ट्रेंथ रखती है। तो किस तरह से आप ये ग्रोथ होता हुआ देखते हैं? देखिए, ये नंबर तो जो है सारे संभव हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से नए सीड आते हैं, नई तकनीक आती है, गवर्नमेंट कितना प्रोत्साहन देती है नई तकनीकों को लाने में। जब हम $6 बिलियन की बात करते हैं तो उसमें पब्लिक सेक्टर का भी सीड काफी शामिल है, उसमें लोकल सीड भी काफी शामिल है, जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। उसका मार्केट कम है और मुझे लगता है उसका कंट्रीब्यूशन भी रिलेटिवली ज्यादा है।
लेकिन मुझे एक चीज और अच्छी लगती है आगे, जो इस समय काफी सरकार जोर दे रही है सीड में, कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो 6 बिलियन तो मेरे हिसाब से छोटा ही नंबर है, हम इसके आगे भी जा सकते हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया मिस्टर शुक्ला हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और सीड इंडस्ट्री पर वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे अपने साथ, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। हमारे साथ नवनीत दमानी और अनुज गुप्ता हैं। और अनुज, क्योंकि हम मौसम और सीड्स और बुआई की बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर से ही शुरुआत कर लेते हैं। आपकी टॉपिक्स यहाँ कहाँ हैं? मनीषा जी, अगर देखें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हालांकि फिजिकल मार्केट में थोड़ा बाउंस हुआ है, मगर फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो एक स्टेबल मार्केट देखने को मिली है। और जिस तरीके से मॉनसून आगे बिल्कुल खड़ा है, तो हमने देखा है कि उसकी वजह से एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि एक सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिकवाली के ट्रेड थोड़ा सा प्रेफर हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुआर सीड में मुझे लगता है कि सेलिंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन ऊपर 5500 के आसपास बिकवाली करें, 5610 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5300 तक गुआर सीड में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कॉटन सीड ऑयल केक की, तो यहाँ पर भी हमने एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव होते हुए देखा है। तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 2580 में बिकवाली करें, 2640 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 2450 तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मॉनसून बिल्कुल हिट होने वाला है, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हम पूरे एग्रीकल्चर कमोडिटी में देख रहे हैं। और बिकवाली की राय वहां पर आती हुई, कुआर स्पेशली यहाँ पर लगातार गिरता हुआ नजर आया है। जब से हमने आईएमडी की तरफ से वो नॉर्मल मॉनसून की फोरकास्ट सुनी है, उसके बाद से गुआर में बायर्स एकदम गायब हैं। लेकिन नॉन एग्रो में भी यहाँ पर काफी उठापटक है और कल तो यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है। नवनीत, उससे पहले आपकी टॉप ट्रेड्स कहाँ हैं? आप म्यूट। वेल मनीषा जी, लास्ट 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 1910 और 1990 ये रेंज में गोल्ड प्राइसेस होवर कर रही है। और मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में हमने एक छोटा मोटा पुल बैक आते हुए देखा है। मुझे लगता है बिफोर वी अप्रोच द नॉन फार्म पेरोल डेटा, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकता है, जो कि प्राइसेस को एक बार 60,200 तक ले जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, 59,800 के आसपास बाय किया जाए, 59,600 का आप स्टॉप लगाए, 60,300 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और सेकंड ट्रेड रहेगा, मुझे लगता है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में काफी नरमी हमने देखी है। और आपके शो के माध्यम से भी आप काफी बार प्रमोट करें कि बेस मेटल में काफी महीनों के लोस पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक छोटा मोटा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। चाइना का जो कैक्सिन पीएमआई डेटा आया है वो थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है। और ये काफी बिटन डाउन लेवल्स पे एक रिबाउंड हो सकता है प्राइस में। नॉट नेचुरली कि बॉटम है, बट एक रिबाउंड जरूर खेलना बनता है यहाँ पे। कॉपर का जून वायदा 714 के आसपास बाय किया जा सकता है। 710 का आप स्टॉप लगाए, 722 725 तक के टारगेट देखेंगे। नवनीत, अगर याद दिलाएं कि कॉपर के लोज हमने यहाँ पर क्या बनते हुए देखे थे, क्योंकि क्लियरली 700 के नीचे कॉपर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया है और 16-18 रुपए की तेजी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। और जैसे आपने कहा 722 भी आता हुआ नजर आएगा। क्या इस तरह की तेजी जिंक, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में भी देखते हैं? पर डेफिनेटली हमने लास्ट कुछ महीनों में देखा है कि एल्यूमिनियम काफी सबड्यूड है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। काफी अच्छी गिरावट हमने जिंक प्राइस में देखी। पिछले महीने 13% के आसपास की गिरावट है। कॉपर में भी 11% के आसपास की गिरावट है। बट अगर एल्यूमिनियम देखें तो लगभग 2% के आसपास की नरमी के साथ ट्रेड करा है। मुझे नहीं लगता है कि $2200 का स्तर एलएमई पे ब्रीच करके वो सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। या अगर हम डोमेस्टिक टर्म्स में बात करें तो 203 204 के नीचे होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और ये एक अच्छी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन सकती है मीडियम टर्म की अवधि में एल्यूमिनियम के लिए। फंडामेंटल काफी स्टेबल है और इसलिए ये बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। रहा सवाल जिंक का, तो हमने यूरोपियन डिमांड काफी हद तक वीक देखी है, जिसका प्राइसेस पे इंपैक्ट देखने मिला है। बट देखने वाली बात यह है कि 35% के आसपास जिंक प्राइसेस टॉप से करेक्ट हो चुके हैं। फंडामेंटल फ्रंट पे जो इन्वेंट्री है वो एक निचले लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। बट अगर हम लास्ट 6 महीने या साल भर के पुरानी इन्वेंट्री से देखें तो ऑलमोस्ट अभी भी 1/4 ऑफ द इन्वेंट्री है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट से 1 ईयर बैक। तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी स्टेबिलिटी जिंक प्राइस में आने वाले दिनों में आपको देखने मिल सकती है। एक पीरियड ऐसा आया था 4-5 दिन पहले जहां पे एल्यूमिनियम और जिंक के प्राइसेस लगभग बराबर ट्रेड कर रहे थे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, जो कि हिस्टोरिकली 10 साल में 3 बार हुआ है। और जब जब ऐसा हुआ है आपने एक शार्प रिबाउंड एल्यूमिनियम जिंक के प्राइस में देखा और एल्यूमिनियम कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। तो मेरा बायस अभी भी ऐसा है कि
बॉटम हो गया कि नहीं ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जब भी रिबाउंड आएगा जिंक प्राइसेस इज लाइकली टू आउट परफॉर्म द पैक। जी हाँ, और जिस तरह की शॉर्ट पोजीशंस भी काफी हद तक इन मेटल्स में है, एक बार वो अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट पोजीशंस आएगी तो वो अपने आप ही इन काफी सारे मेटल्स को ऊपर ले जाएगी। नेट शॉर्ट्स यहाँ पर ऑफ कोर्स मल्टी ईयर हाइज पर हैं फिलहाल। अगर हम सोना खरीद रहे हैं और मेटल्स भी साथ में डिप्स पे खरीदारी कर रहे हैं अनुज, तो आप चांदी भी लेंगे? बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से बेस मेटल पूरे रिबाउंड हुए हैं और जो ऑप्टिमिज्म आया है, ये मेरे को लगता है कि इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। और हमने देखा है कि सभी बेस मेटल लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि चांदी भी एक कमोडिटी जो अभी भी अंडर परफॉर्म है एज कम्पेयर टू द गोल्ड, तो मुझे लगता है कि चांदी में भी खरीदारी का ट्रेड देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांदी आपको ऊपर 74,000 से लेकर 75,000 तक, मीन्स करीबन 24 से लेकर 25,000 के बीच मूव करती हुई दिखाई देगी। तो मोमेंटम अभी जो बना है थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लगता है कि यहाँ पे चांदी का रहेगा, तो डेफिनेटली चांदी को भी खरीदना प्रेफर रहेगा। अभी तक सब बाय कॉल्स हैं यहाँ पर। क्रूड में क्या लगता है नवनीत? सब बाय है तो एक तो काला टीका होना चाहिए, तो मैं क्रूड में सेल की स्ट्रेटेजी रखता हूं। मुझे लगता है कि काफी अच्छी हमने बढ़त क्रूड ऑयल प्राइसेस में लास्ट कुछ महीनों में देखी थी और वापस एक करेक्टिव मोड देखने मिल रहा है प्राइसेस में। ओपेक की बैठक है अगले हफ्ते और कुछ खास इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कट्स के ऊपर डिस्कशन ऐसा लगता नहीं है होगा। वी हैव सीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट ओपेक की तरफ से कुछ आ रहा है, रशिया की तरफ से कुछ आ रहा है, तो कुल मिला के कंफ्यूजन का माहौल है। अगर पुल बैक आता भी है 5650 के आसपास तो सेल किया जा सकता है। आने वाले दिनों में आपको 5500 के नीचे के लेवल आपको क्रूड में देखने मिल सकता है। एक क्विक कमेंट नेचुरल गैस पे अनुज, यहाँ पे क्या राय है? नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखें तो मोमेंटम एक साइडवेज बना है, कंटिन्यूसली प्राइस 180 190 के बीच मूव करते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये जरूर देखा गया है कि 180 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट नेचुरल गैस में देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 180 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें। हालांकि 200 का जो लेवल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर, बैरियर के तौर पर यहाँ पर खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि जब तक 200 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, क्लोज नहीं करेगा, तब तक ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज 180 से लेकर 200 के बीच मूव कर सकते हैं। तो 180 के आसपास खरीदारी करें, 120 के आसपास 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 20 रुपए की जो रेंज है, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में इंटैक्ट रहेगी। तो ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। ऑल राइट, ऑन दैट बाय कॉल देन ये इतना ही समय है आज के यहाँ पर शो में भी। बहुत शुक्रिया नवनीत, अनुज हमारे साथ समय बिताने के लिए और उन सभी कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।